अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन्स के बारे में। प्राइमरीली हम बात करेंगे तीन वैक्सीन्स के बारे में, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड फाइजर बायोनटेक। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जिससे गुजर कर वैक्सीन को वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए अप्रूवल मिलता है और किस तरीके से ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती हैं और ये वैक्सीन इलनेस या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है। जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के दो मेजर होते हैं। नंबर वन इज सेफ्टी और नंबर टू इज एफिकेसी। सेफ्टी के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर किसी को वैक्सीन दी जा रही है तो उस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्या उसे हेडेक, किसी को हेडेक हो रहा है, एलर्जी हो रही है या किसी किस्म की इरिटेशन हो रही है तो वो चेक की जाती है सेफ्टी के अंदर। और एफिकेसी के अंदर हम चेक करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। जब भी किसी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है तो ये दो चीज़ें लाजमी उसकी देखी जाती हैं। वैक्सीन्स को जो वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए अप्रूवल मिलता है उससे पहले उसको डिफरेंट फेजेस के अंदर गुजारा जाता है और उसके अंदर चेक किया जाता है, वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स को चेक किया जाता है, उसकी डोसेज फॉर्म्स को चेक किया जाता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाता है कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद ही उसको वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए, वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन के यूज़ के लिए उसे अप्रूव किया जाता है। उसे FDA अप्रूव करती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला फेज़ जो होता है वैक्सीन का उसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल फेज़। प्री क्लिनिकल फेज। प्री क्लिनिकल फेज में हम वैक्सीन जो है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। हम एनिमल को पहले वैक्सीन लगाते हैं, ये वैक्सीन्स एनिमल्स के अंदर हम पहले वैक्सीन्स को इंजेक्ट करते हैं और दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं एनिमल्स को वैक्सीन्स इंजेक्ट करने के बाद कि एनिमल्स के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट आया है या नहीं उस वैक्सीन्स की वजह से प्री क्लिनिकल फेज के अंदर। उसे हम फिर उसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट को चेक करते हैं और तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि उस एनिमल को अब जब साइड वैक्सीन दे दी हमने और साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं आया उसके बाद एनिमल के अंदर, हम तीसरी चीज़ क्या करते हैं, वायरस को इंजेक्ट कराते हैं उस वैक्सीन के अंदर। इंजेक्ट वायरस। जब वायरस को हम इंजेक्ट करवा देते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो एनिमल के अंदर वो इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जब इस प्री क्लिनिकल फेज के अंदर हमें सक्सेस मिल जाती है, वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव है और इन्फेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद हम फर्स्ट फेज़ के अंदर आ जाते हैं। प्री क्लिनिकल फेज़ के बाद फर्स्ट फेज़ आता है वैक्सीन का। फर्स्ट फेज़ के अंदर हम ह्यूमंस को ट्रायल के अंदर ले लेते हैं और हम ह्यूमंस के अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट कराते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी पॉपुलेशन को, लेस देन 100 पीपल। लेस देन 100 लोगों को हम वैक्सीन देते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम फर्स्ट फेज के अंदर लेस देन 100 पीपल ह्यूमंस को वैक्सीन देंगे। गिव वैक्सीन। और ये 100 जितने भी लोग होंगे ये हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, उससे पहले से कोई सिकनेस है और ट्रायल के दौरान वो सिकनेस बढ़ जाती है, तो मे भी शायद वो इस वैक्सीन की वजह से सिकनेस बढ़ी है या नॉर्मली उसकी पहले से सिकनेस थी, तो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी 100 लोग होंगे वो सब हेल्दी होने चाहिए, हेल्दी पर्सन्स। वैक्सीन जब दे देते हैं उसके बाद हम इसके अंदर साइड इफेक्ट को चेक करते हैं उसके, कि ह्यूमंस के अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस वैक्सीन का। उसके बाद हम डोसेज को चेक करते हैं। डोसेज से मुराद ये है कि हम कितनी वैक्सीन एक इंडिविजुअल को दें ताकि वो इफेक्टिव हो। हम इसके अंदर दो चीज़ें चेक करते हैं डोसेज के अंदर, एक अपर लिमिट चेक करते हैं और एक लोअर लिमिट ऑफ डोसेज चेक करते हैं। कुछ लोगों को हम ज़्यादा डोज में देते हैं वैक्सीन और कुछ लोगों को लो डोज में देते हैं। जिनको हम लो डोज में देते हैं वैक्सीन में, उनमें साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा शो होते हैं, और जिनको लो
जिनको हाई डोज देते हैं हम उनमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और जिनको लो डोज देते हैं हम उनमें इफ़ेक्टिवनेस जो होती है हमारी वैक्सीन की वो कम हो जाती है। तो इसके बीच के अंदर हम एक डोज सेट कर लेते हैं कि ये डोज हमें देनी है जो कि इफ़ेक्टिव भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। तो डोसेज को हम फर्स्ट फेज़ के अंदर सेट कर लेते हैं। जब फर्स्ट फेज़ भी हमारा सक्सेस हो जाती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और वैक्सीन डोसेज भी हम सेट कर चुके हैं कितनी डोज हमें एक इंडिविजुअल पर्सन को देनी है, उसके बाद हम सेकेंड फेज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं। सेकेंड फेज़ के अंदर हम ह्यूमंस पे ही ट्रायल करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तकरीबन 100 to 1000 ह्यूमंस। इसके अंदर हम वैरायटी ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं, यानी हम इसमें अफ्रीकन्स को भी सिलेक्ट करेंगे, एशियंस को भी सिलेक्ट करेंगे, अमेरिकन्स को भी सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक को भी सिलेक्ट करेंगे, वाइट को भी सिलेक्ट करेंगे, हेल्दी को भी सिलेक्ट करेंगे और अनहेल्दी को भी सिलेक्ट करेंगे। अब वैरायटी ऑफ पीपल को हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई साइड इफेक्ट आना है तो डिफरेंट पीपल्स को हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। अगर एशियंस के अंदर क्या पता साइड इफेक्ट आया उस वैक्सीन का, या अमेरिकन्स के अंदर आया, या ब्लैक के अंदर आ रहा है, वाइट के अंदर आ रहा है, जेंडर मेल को भी ले रहे हैं, फीमेल को भी ले रहे हैं, तो हम वैरायटी ऑफ पीपल लेंगे इसके अंदर। सेकेंड चीज हम उन्हें वैक्सीन देंगे, गिव वैक्सीन्स। तीसरी चीज हम उन्हें चेक करेंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया इन लोगों में। मेनली हमने वैरायटी ऑफ पीपल इसीलिए लिया है कि अगर कोई साइड इफेक्ट आना हो तो सेकंड फेज के अंदर हमें पता चल जाए कि उस वैक्सीन का डिफरेंट पीपल्स के ऊपर क्या साइड इफेक्ट आ सकता है। और चौथी चीज़ हम डोसेज देंगे उन्हें। यहाँ पर हम डोसेज चेक करेंगे, हम यहाँ पर डोसेज हम चेक सेट कर चुके हैं फर्स्ट फेज के अंदर कि कितनी डोज वैक्सीन की हमें देनी है। तो ये डोसेज गिव वैक्सीन के अंदर ही आ जाएगा डोसेज। जब वैक्सीन हम दे रहे हैं तभी हम डोसेज चेक करते हैं। डोसेज हम पहले से सेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डोसेज को टेस्ट करेंगे कि डोसेज हमने जो सेट की है वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर इन सब लोगों में डोज इफेक्टिव होती है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, तो हम सेकेंड फेज में भी सक्सेस मिल जाती है वैक्सीन को और हम थर्ड फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। थर्ड फेज के अंदर हम लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीन देते हैं, ट्रायल में ले लेते हैं, और ये लार्ज पॉपुलेशन हमारे पास 1000 से लेकर 100,000 तक भी जा सकती है। 1000 से लेकर 100,000 या 60,000, 50,000, 10,000, कितने भी लोग हो सकते हैं थर्ड फेज के अंदर। थर्ड फेज के अंदर हम वैरायटी ऑफ पीपल लेंगे सबसे पहले। इसके अंदर भी हम वैरायटी ऑफ पीपल लेंगे। उनको वैक्सीन देंगे, गिव वैक्सीन। इनको वैक्सीन देने के बाद हम ट्रायल के अंदर नहीं रखेंगे, जितने भी ये लोग होंगे हम इन्हें भेज देंगे इनके डेली वर्क के लिए, और ये डेली वर्क अपना करते रहेंगे हर रोज़, और हमें डेली बेसिस के ऊपर हम इनको मॉनिटर करेंगे जितने भी लोग ट्रायल के अंदर हैं, और चेक करेंगे कि इस वैक्सीन देने के बाद इन्हें इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इन्हें इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होगी, और अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है इन लोगों को तो वैक्सीन सक्सेसफुल है, और वैक्सीन को FDA के पास भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये जो तीनों कोरोना वायरस की वैक्सीन्स हैं जो कि एफिकेसी शो कर रही हैं, 100% एफिकेसी अभी भी इन वैक्सीन्स ने शो नहीं की। ये 100% प्रिवेंट नहीं कर सकती इन्फेक्शन को कोरोना वायरस के लिए। ये जो तीनों वैक्सीन है, फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, ये तीनों अभी थर्ड फेज के अंदर है, लेकिन इसे अप्रूवल के लिए इसलिए भेजा जा रहा है एमरजेंसी यूज़ के लिए, क्योंकि ये सीवियरिटी को कम कर देती हैं। यानी कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो रहा है तो उसको सीवियर नहीं होगा, वैक्सीन के बाद कोरोना वायरस होगा लेकिन सीवियर नहीं होगा। इसलिए ये तीनों वैक्सीन अभी थर्ड फेज में, इसे काफ़ी रीजन्स के अंदर वर्ल्ड के अंदर अप्रूव किया जा चुका है एमरजेंसी यूज़ के लिए, और बट स्टिल ये कोरोना वायरस को प्रिवेंट नहीं करेंगी, ये सीवियरिटी को कम करेंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका हमारी बॉडी के अंदर एक्शन परफॉर्म करती हैं और किस तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती हैं। फाइजर, मॉडर्ना
एंड फाइजर बायोनटेक। ये तो दोनों वैक्सीन्स हैं, ये एक ही टेक्नोलॉजी पे बनाई गई हैं, फाइजर बायोनटेक। ये दोनों एक ही बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे और एस्ट्राजेनेका को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। मॉडर्ना और फाइजर बायोनटेक, इसके अंदर हमने mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ की है। mRNA टेक्नोलॉजी क्या है कि ये कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द ये रेड कलर की स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हमने क्या किया, इन स्पाइक प्रोटीन्स को लेकर कोरोना वायरस की, ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स हैं, यकीनन ये किसी mRNA की ट्रांसलेशन के बाद ही ये प्रोटीन्स बनती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम थोड़ा सा पीछे जाकर इन प्रोटीन्स का mRNA हम बना लेते हैं, इन स्पाइक प्रोटीन्स का mRNA हम बना लेते हैं, ठीक है। ये mRNA जब बन जाता है तो कुछ लिपिड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स लिपिड के वो इस तरह के होते हैं कि वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर भी वो सॉलिड रहते हैं। छोटे छोटे वो पार्टिकल होते हैं अबाउट 50 to 1000 नैनोग्राम के, उसको हम mRNA को सराउंड करा देते हैं, उससे लिपिड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो mRNA को सराउंड कर लेते हैं आके। जो स्पाइक प्रोटीन से बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम mRNA बना रहे हैं, उसको लिपिड के नैनो पार्टिकल, लिपिड नैनो पार्टिकल आकर उसको सराउंड करते हैं, और उसके बाद हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं ग्लूट्स में या डेल्टॉइड के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक। जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है, तो जब ये किसी भी सेल के अंदर जाएगी, फॉर सपोज ये सेल है, तो ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल है ये आकर हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो जाएगा और mRNA सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। फॉर सपोज ये हमारा mRNA है, ये वायरस स्पाइक प्रोटीन का mRNA है। ये जब अंदर एंटर कर जाएगा सेल के, ये राइबोसोम को यूज करेगा और अपनी प्रोटीन्स बना लेगा। जब ये प्रोटीन्स बन जाती हैं, ये वायरल प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर जब ट्रांसलेशन होकर बन रही हैं, तो हमारा सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस प्रोटीन को एक्सप्रेस करा देते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं MHC रिसेप्टर्स। हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, MHC1 और MHC2। फॉर सपोज MHC2 और MHC1। MHC2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स, जिन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, सिर्फ उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और MHC1 रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी के हर न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी बॉडी का जो भी सेल है उसके पास न्यूक्लियस है अगर, तो उसके पास ये रिसेप्टर भी होगा MHC1। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये सेल्स भी एक्सप्रेस करते हैं MHC2 को, और जो MHC1 है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर प्रेस करते हैं। जब वायरल प्रोटीन इन सेल्स के अंदर आ जाती है तो ये सेल्स क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करा देते हैं। फॉर सपोज ये वायरल S प्रोटीन है जो MHC2 और MHC1 एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब ये एक्सप्रेस करते हैं तो डिफरेंट हमारे पास T सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक्सप्रेस होती है वो उसको सेंस करते हैं, और वो T सेल आकर हमारे पास हेल्पर T सेल्स होते हैं जो अगर MHC2 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास हेल्पर T सेल्स हैं, और हेल्पर T सेल्स का रिसेप्टर होता है TCR रिसेप्टर, जिसे हम T सेल रिसेप्टर, TCR रिसेप्टर के साथ ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ MHC2 और स्पाइक प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। हेल्पर T सेल के पास हमारे पास हेल्पर T सेल के पास एक और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं CD4। जब CD4 प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स के साथ
इंटरेक्ट करती है, जब ये दोनों प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर लेती हैं तो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस कराती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, साइटोकाइंस, और सपोज ये डिफरेंट साइटोकाइंस हैं लाइक इंटरल्यूकिन 5, 4, 6, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन कराते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करा देते हैं। बी सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं और बी सेल्स से दो काम करवाते हैं ये। पहले बी सेल्स प्रोलिफरेट, 3 काम होंगे यहाँ पे बी सेल के ऊपर। प्रोलिफरेट करेंगे बी सेल्स, डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएट होंगे। बी सेल्स 2 सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट होंगे, प्लाज्मा सेल्स और हमारे पास बी मेमोरी सेल्स। बी सेल डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बना रहे हैं। प्लाज्मा सेल स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनका जो मकसद होता है इनको बनाने का, जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका फंक्शन है कि वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाते हैं। और जो बी मेमोरी सेल्स हैं वो इस जो एंटीजेंस जो हैं, जो स्पाइक प्रोटीन्स के एंटीजेंस हैं, वो उसकी मेमोरी बना लेते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर ये इन्फेक्शन दोबारा होता है तो बी सेल को एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो बी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो, और वो प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन करवाना शुरू कर जाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं बेसिकली, जो हमारे पास जो कोरोना वायरस है इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसके ऊपर आके अटैच कर जाती हैं। फॉर सपोज ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही है, एंटीबॉडी आकर इनके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर अटैच कर जाती हैं। कोरोना वायरस को अपनी पैथोजेनेसिटी शो करने के लिए हम अपने स्पाइक प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो स्पाइक प्रोटीन से ही हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच करते हैं। तो जब इस तरीके से पूरे कोरोना वायरस को हमारी एंटीबॉडी सराउंड कर लेती है और उनके साथ अटैच हो जाती हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और तो अब वो अपनी पैथोजेनेसिटी कॉज नहीं कर सकता। और उसके अलावा ये जो एंटीबॉडी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती हैं ये उसकी डिस्ट्रक्शन बढ़ा देती हैं, यानी डिफरेंट सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, मैक्रोफेजेस को और डिफरेंट सेल्स को, और वो आकर उस वायरस को इनगल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। MSC1 रिसेप्टर है, ये अट्रैक्ट करता है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल सेम अपने TCR टी सेल रिसेप्टर के साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल के बाद भी एक प्रोटीन्स होती है जिसे हम कहते हैं CD8 प्रोटीन जब इस MSC1 कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच करती है, दोनों प्रोटीन जब अटैच हो जाती हैं तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कुछ डेंजरस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। डेंजरस मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं और इस सेल को, जिस सेल के अंदर कोरोना वायरस होता है, जिस सेल के अंदर स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इस सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं। अच्छा, ये जो टी सेल रिसेप्टर साइटोकाइंस बना रही हैं ये बी सेल को तो प्रोलिफरेट कराते हैं, लेकिन यही जो टी सेल अगर उनको प्रोड्यूस करवा रहा है ना, तो साइटोकाइंस वापस आकर टी सेल को डिफ्रेंशिएट करवाती हैं मेमोरी टी सेल्स में। तो टी सेल भी मेमोरी बना लेता है, बी सेल भी मेमोरी बना लेता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो डेंजरस मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती हैं कुछ, और वो होस्ट जो सेल होता है जिसके अंदर स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसको डिस्ट्रॉय करवा देती हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस से हम एलिमिनेट करते हैं कोरोना वायरस को। वैक्सीन इस तरीके से एक्टिवेट कर देती हैं और डिफरेंट मेमोरी बी सेल्स बना देती हैं, मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं हमारे पास, जिनके पास मेमोरी आ जाती है उस पैथोजन की, उस वायरस की। और इन फ्यूचर अगर कभी भी वो वायरस दोबारा से अटैक करता है, हमें इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी तक इस पर रिसर्च जारी है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है, मॉडर्ना और फाइजर बायोनटेक, ये कितने टाइम तक ये एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन हो चुकी है ये कितने टाइम तक इफेक्टिव है। कुछ स्टडीज़ कह रही हैं 6 महीने, कुछ कह रही हैं 8 महीने, तो अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं, अभी भी तीसरे फेज़ में ये वैक्सीन हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, वो किस तरीके से वर्क करती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वर्किंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है।
एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका हमने थोड़ी डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी से बनाया। एस्ट्राजेनेका में हम mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। एस्ट्राजेनेका में हम DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। DNA टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वही सेम स्पाइक प्रोटीन जो प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर रेड कलर में कोरोना वायरस की। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन की प्रोडक्शन हुए थे, ज़रूर इसका कोई mRNA भी है। जो पिछली जो वैक्सीन्स हैं दोनों, फाइज़र में और उसमें हमने मॉडर्ना में देखा कि हमें mRNA को यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से इसका mRNA बनाते हैं पहले, और फिर इस mRNA का हम DNA बनाते हैं। जिस DNA से ये mRNA बना है, हम वो DNA बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। उस DNA को हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं चिंपैंजी एडिनो वायरस के अंदर। किसके अंदर? चिंपैंजी एडिनो वायरस। चिंपैंजी एडिनो वायरस। फॉर सपोज ये चिंपैंजी एडिनो वायरस है और इसके अंदर हम DNA को इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं स्पाइक प्रोटीन के। जिस DNA से स्पाइक प्रोटीन बनी है उसको इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। चिंपैंजी एडिनो वायरस है बेसिकली, ये हमें पैथोजेनेसिटी या हमें कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। ये चिंपैंजीज का वायरस होता है और ये इसने कभी भी ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और ये हमें कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम DNA को इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये जाकर सेल के साथ अटैच करता है और इस DNA को रिलीज करवा देता है सेल के अंदर। एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर इस DNA को रिलीज करवा देता है, कोई भी सेल हो सकता है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, इस सेल के अंदर जब ये DNA आ जाएगा, जो RNA टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन ये DNA है तो ये पहले DNA मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा, न्यूक्लियस के अंदर से ये mRNA बनाएगा और mRNA आकर राइबोसोम के ऊपर अटैच करेगा और यहाँ से हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जब वायरल एस प्रोटीन्स हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर बनेंगी तो सेम MHC2 और MHC1, MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और MHC1 नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इनके ऊपर अटैच करेगी तो MHC2 के ऊपर सेम हमारे पास टी हेल्पर सेल अटैच करेंगे, वो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवाएंगे। साइटोकाइंस एक्टिवेट करेंगी बी सेल्स को, बी सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, डिफरेंशिएट होंगे बी मेमोरी सेल्स के अंदर और प्लाज्मा सेल्स के अंदर प्लाज्मा सेल्स प्रोडक्शन करवाएंगे एंटीबॉडीज़ की और एंटीबॉडीज़ जाके कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी। और जो साइटोकाइंस टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं वही साइटोकाइंस टी हेल्पर सेल्स को डिफरेंशिएट करवाएंगे टी मेमोरी सेल्स के अंदर। और MHC1 के ऊपर आकर साइटोटॉक्सिक टी सेल अटैच कर जाते हैं और साइटोटाक्सिन डेंजरस मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाते हैं। जो जिस सेल के अंदर एस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उस वक्त वो सेल्स की डेथ करवा देते हैं, उसको किल करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वर्क करती है, वैक्सीन वर्क कर रही है। ये तीनों वैक्सीन अभी तीसरे ट्रायल के अंदर है। स्टिल ये तीनों वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ये सिवियरिटी है जो इन्फेक्शन की उसको कम कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।